Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to explain the concept of statement of cash flow. This topic is included in the syllabus of A levels, accounting and ACCA and CA accounting. This topic is not included in O levels or IGCSE syllabus. In this statement, I am going to explain what will be included in this statement and what will be the meaning of this statement. Statement of cash flow consists of three keywords. Number one, statement. Second, cash. Third, flows. Statement means the style of presentation of this uh, document. This document is presented in the form of statement like income statement, SOFP. सो इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो सेम वैसे ही स्टेटमेंट फॉर्म में है, सेम लाइक इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जिस तरह वो स्टेटमेंट फॉर्म में होती है कि एक सीक्वेंस बनता है और उस सीक्वेंस में हम सारे डॉक्यूमेंट सारे आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। तो यहाँ जो द वर्ड यूज इन दिस सेंटेंस स्टेटमेंट मीन्स द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। सेकंड कीवर्ड इज कैश। और मुझे पता है आप लोग कैश को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि व्हाट डज दिस मीन। कैश मीन करेंसी used by the business, but here the meaning of cash is slightly different. In this statement, जब भी मैं cash का word use करूंगा, whenever I use the word of cash, this means cash and cash equivalents. And what is the cash equivalent? Cash तो easily समझ आ गया ना? What does the meaning of cash? What is the meaning of cash equivalent? Cash equivalent means के items which are used in replacement of cash, कि वो आइटम जो हम कैश की रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं उन्हें हम कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। मींस कि फॉर द दोज आइटम विच विल बी यूज फॉर टू पे समवन और टू गेट रिटर्न्स फ्रॉम समवन, वो हमारे कैश इक्विवेलेंट्स होंगे। अब यहाँ पे ये आता है कि क्या एग्जाम्पल क्या, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कैश इक्विवेलेंट? कैश इज कैश इन हैंड and cash equivalent bank is the cash equivalent. There are few more items which are used as a cash equivalent, but here you just note the bank कि बैंक वो है जो है वो आपका कैश इक्विवेलेंट है। मतलब वो कैश नहीं है बट कैश की तरह यूज होता है। मींस जो बैंक है वो मींस ऑफ पेमेंट भी है और मींस ऑफ रिसीट्स भी है। बैंक इज द मीन्स ऑफ पेमेंट एंड मीन्स ऑफ रिसीट। मतलब आप बैंक में पैसा रिसीव भी कर सकते हैं पेमेंट्स, और दूसरा रिसीव भी कर सकते हैं, और बैंक से आप पे भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक। तो देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश एंड बैंक। फ्लोज, थर्ड कीवर्ड इज द फ्लोज। फ्लोज मीन मूवमेंट, and there are two movements of cash, inflows and outflows. Means cash move within the business, means business receive the cash, and second movement of cash is the outflow of cash, means business pay the cash. मेरे कहने का मतलब ये है कि कैश की दो मूवमेंट्स हो सकती हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो बिजनेस के पास आए कैश, इनफ्लोज ऑफ द कैश, बिजनेस रिसीव द कैश। सेकंड, बिजनेस पे द कैश। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी मैं वर्ड यहाँ पे इस आज के लेक्चर में कैश यूज करूंगा तो दिस मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स या कैश एंड बैंक। तो हम पेमेंट्स या तो कैश या बैंक की फॉर्म में रिसीव, चेक की फॉर्म में रिसीव करेंगे, या हम पेमेंट दूसरा क्या कहते हैं पे करेंगे कैश या बैंक की फॉर्म में। तो देयर आर टू मूवमेंट्स ऑफ कैश, यानी कैश फ्लोज will be recorded in the form of inflows or outflows. Means business cash will increase or decrease. So basically the purpose of this statement is to record the movement of cash
of a business in a specific time period. Same like income statement for the year ended means कि income statement is prepared for a year to check the performance of the business कि how the business did perform कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया वो चेक करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और एट द एंड ऑफ ईयर वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज यूज टू evaluate or check the movement of the cash during the year in a business of a business कि किसी एक बिजनेस की ड्यूरिंग द ईयर कैश मूवमेंट्स कैसे किस तरह हुई हैं, कितना कैश इनफ्लो हुआ है, द डिटेल्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड डिटेल्स ऑफ कैश आउटफ्लोज एंड नेट बैलेंसेस ऑफ कैश एट द एंड ऑफ ईयर विल प्रोवाइड बाय दिस स्टेटमेंट. अब यहां मैं फर्दर डेफिनेशंस के पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इन्वेस्टर्स रिलाई मोर ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में इन्वेस्टर का ये कॉन्सेप्ट है कि जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस कैन यूज नॉन कैश एक्सपेंसेस टू चेंज द इनकम स्टेटमेंट फिगर्स. मतलब जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उनकी जो अमाउंट्स को कम या ज्यादा करके या नॉन कैश वैल्यूज जो होती हैं उनको रिकॉर्ड करके द वैल्यूज विच डिड नॉट इन्वॉल्व कैश used in the income statement which will provide a wrong image of a business. तो इन्वेस्टर ये समझता है कि हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, दे मे कंफ्यूज या हमें चीट कर सकते हैं थ्रू इनकम स्टेटमेंट बिकॉज इनकम स्टेटमेंट अलाउ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, यानी वो ट्रांजैक्शन जिनमें एक्चुअली अभी तक कैश मूव नहीं हुआ तो इनकम स्टेटमेंट उनको अलाउ करती है वो रिकॉर्ड कर दें. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट के expenses which are not paid but you should record in income statement. ठीक है, and similarly the amount did not received from an income but you have done that income, ठीक है, confirm that income you will record in the income statement. आपकी वो इनकम कंफर्म हो चुकी है तो, और दूसरा क्या कहते हैं, आपने वो एक्टिविटी कर ली हुई है बट अभी ये रिसीव नहीं किया बट तो लेकिन इनकम स्टेटमेंट आपको अलाउ करती है कि आप उसे अपनी इनकम रिकॉर्ड करके अपनी इनकम को ओवरस्टेट कर लें. तो इन्वेस्टर कहता है कि देयर आर टू मैनी अ लॉट ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस विच जिनमें कैश मूव नहीं हुआ, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ कैश, वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गई. ठीक है, द ट्रांजैक्शंस विच डिड नॉट इन्वॉल्व कैश मूवमेंट at the end of year but recorded in the income statement and that may manipulate the results of the income statement. तो जो इन्वेस्टर्स के कंफ्यूज कर सकती हैं और वो जो मैनिपुलेटेड फिगर्स हैं दे मे चेंज द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर. तो इन्वेस्टर्स जो फोकस करता है, द इन्वेस्टर इज फोकसिंग ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट विल प्रोवाइड द एक्चुअल कैश स्टेटस ऑफ द बिजनेस के उसके अंदर कितने कैश की मूवमेंट्स हुई हैं और क्या कैश पोजीशन है बिजनेस की और उसकी लिक्विडिटी पोजीशन. दिस स्टेटमेंट विल आल्सो डिफाइन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस के उसके लिक्विडिटी पोजीशन अभी के लिए आप लोगों ने दूसरा इसको रेशियोज में भी देखा होगा और डिफरेंट सब्जेक्ट में ये वर्ड पढ़ा होगा कि बिजनेस के पास कितने दूसरा बिजनेस कितना कंफर्टेबल है अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे ऑफ करने के लिए. दैट विल डिफाइन द लिक्विडिटी पोजीशन कि हाउ इजी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स. तो वो बिजनेस को लिक्विडिटी का इशू नहीं है. लिक्विडिटी का इशू तब होता है जब बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे ऑफ नहीं कर सकता. तो अगर आपके पास एनफ कैश है टू पे द शॉर्ट टर्म डेट्स तो आपके लिए लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं है. तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो shows the movement of cash. No, I am writing the proper definition of this statement. This is the one type of financial statement. We have already discussed income statement and statement of financial positions are other two types of financial statement, and this is the third type of financial statement, statement of cash flows. This financial statement provides accumulated information related to all cash inflows of a company or a business receives from its ongoing operations and
एक्सटर्नल फाइनेंसेस कि वो कैश इनफ्लोज, दिस स्टेटमेंट विल रिकॉर्ड द कैश इनफ्लोज ऑफ अ बिजनेस और अ कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस और फ्रॉम एक्सटर्नल फाइनेंसेस, कि जो कैश बिजनेस के पास आ रहे हैं उसके ऑपरेशन से या उसके एक्सटर्नल फाइनेंसेस से, तो वो इसमें रिकॉर्ड होंगे। और सिमिलरली ऑल कैश पेमेंट्स जो आउटफ्लोज हैं बिजनेस के, जो बिजनेस है अपने एक्सपेंसेस के लिए पे ऑफ किए हैं, ठीक है, टू पे बिजनेस फॉर द बिजनेस टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ड्यूरिंग द ईयर, वो भी आप इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड मींस नॉर्मली ये जिस पीरियड के लिए बन रही होती है, एक साल का पीरियड होता है, तो उसके ड्यूरिंग 1 ईयर जितने भी आपने एक्सपेंस रिसीव किए हैं कैश थ्रू द ऑपरेशंस, मतलब बाय सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वहां से जो आपको मिला, एंड थ्रू टेकिंग बैंक लोन्स और ऑनर इन्वेस्टमेंट से जो आपका कैश फ्लोज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, वो इसमें रिकॉर्ड होगा। और सिमिलरली कैश आउटफ्लोज in the form of investment means you bought non-current assets, you bought assets and pay cash. This is the outflow of cash will be recorded in this statement. And to payments to run the business activities like expenses, utility bills, payments, these are also outflows of cash and will be recorded in this cash flow statement. Now, problem ये है, ठीक है, कि हमें कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज कैसे पता चलेंगे, ठीक है। तो फाइनेंस व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड यू गेट द क्वेश्चन to solve and prepare the cash flow statement of cash flow, in that question the in that question आपके पास दो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस अवेलेबल होंगी, लास्ट ईयर एंड करंट ईयर, या फिर ये लिखा होगा दोज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या थी या वैल्यू ऑफ आइटम्स क्या थी, एंड एट द एंड ऑफ वैल्यूज ऑफ आइटम क्या है, एट द एंड ऑफ ईयर वैल्यूज ऑफ आइटम क्या है। यानी ईयर के स्टार्ट की वैल्यूज आपके पास अवेलेबल होंगी, द वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, both values will be taken as the same way. The values of items at the end of year will become the values of items at the beginning of the year. और फिर second values जो होंगी आपके पास, the values of all these items at the end of current year. यानी दो आपके पास वैल्यूज होगी, एक ईयर के स्टार्ट वाली और एक ईयर के एंड वाली वैल्यूज होगी। तो हम उनमें इंक्रीज या डिक्रीज से डिसाइड करेंगे कि इधर वी पे द कैश और वी रिसीव द कैश। मैं आपको एक वन और आई एम गिविंग यू वन और टू एग्जांपल। नंबर वन, इफ आवर नॉन करंट एसेट्स increased during the year means we paid the cash to buy extra non-current assets, so this will give you outflow of cash. Similarly, if our sales are increased during the year, this means we received cash by selling extra goods, ठीक है। तो बल्कि दिस इज नॉट द प्रॉपर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग यू द प्रॉपर एग्जाम्पल, क्योंकि सेल्स के लिए तो वो एग्जैक्ट लास्ट ईयर की हमारे पास वैल्यूज होती नहीं है, हमें करंट ईयर का बता दिया जाता है कि करंट ईयर में इतनी सेल्स हो गई हैं, तो वो टोटल की जो करंट ईयर में सेल्स हुई हैं वो सारे का सारा हमारा इनफ्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इंक्रीज डिक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आई एम गिविंग यू सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आवर लोन अमाउंट इज इंक्रीज एज कंपेयर टू ओपनिंग बैलेंस, this means we received extra loan during the year, this is cash inflows. तो मैं आपको यहां बताऊं कि मेजॉरिटी फिगर्स वी विल कैलकुलेट बाय द इंक्रीज और डिक्रीज, कि उस इंक्रीज और डिक्रीज को कैलकुलेट करेंगे और देन वी विल डिसाइड ईदर वी पेड द कैश फॉर दिस इंक्रीज और डिक्रीज, ईदर वी रिसीव द कैश ड्यू टू दिस इंक्रीज और डिक्रीज। यानी उस इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से या तो हमें कैश मिला होगा या हमने पे किया होगा, तो वो हम वहां पे डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। और सेकंड जो वे होगा इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होंगी, तो सेकंड जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी वो क्लियरली स्टेटेड होंगी कि वी रिसीव्ड कैश और वी पेड द कैश। लाइक जैसे सेल्स हैं तो उसका आपको गिवन हो सकता है कि वी पेड रिसीव्ड दिस अमाउंट ऑफ कैश बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। नो
In statement of cash flows, we divide the format in three heads. Number one, operating activities. The first heading of the statement of cash flow is operating activities. In this heading, we will record the revenues, matlab movement of cash due to business routine operations. Routine operations, what are the routine operations? Sales of goods, purchases of goods, and payment of expenses for the to run the business activities. So under operating activities, we will record the movement of cash for due to these activities, means revenues, sales, received receipts of cash during the year due to sales of goods or services will record under the heading of operating activities. Purchases of goods, payments made to buy the goods for resale. These payments are also recorded under the heading of operating activities. Payment of expenses, interest and tax payments will also be also recorded under the heading of operating activities. Second heading is the investing activities. In investing activities, we will record the transactions related to non-current assets. And what will be the transaction? Purchases of non-current assets and sales of non-current assets. If we bought non-current assets during the year, means at the beginning of year we have the balance of non-current assets at the beginning of year, and we also have the balance of the non-current asset at the end of year. If the difference yani opening balance increase ho gaya, if there is an increase in the opening balance of the non-current assets during the year, this means that we bought non-current asset during the year and we will record it as payment. And if the balance of the non-current assets are reduced during the year, and there will be available information about this decrease कि हमने कितने नॉन करंट एसेट्स को सेल किया और उनकी सेल्स वैल्यू क्या थी, तो वी विल रिकॉर्ड द सेल्स वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स एज रिसीट्स. यानी आपने ये ज़हन में रखना है कि वी विल रिकॉर्ड कैश मूवमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लोज और इनफ्लोज, पेमेंट्स और रिसीट्स. आउटफ्लोज पेमेंट्स, इनफ्लोज रिसीट्स. तो हम उस फॉर्म में इसको रिकॉर्ड करेंगे. रिसीट्स विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू एंड पेमेंट्स विल गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू. तो नॉन करंट एसेट्स इंक्लूड, यहां मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं, नॉन करंट एसेट्स इंक्लूड बोथ टेंजेबल एंड इनटेंजेबल नॉन करंट एसेट्स. ठीक है. If you do not know the tangible and intangible non-current assets, go to the basic definitions of the accounting lecture and get the concept of tangible and intangible non-current assets. The third heading of the cash flow statement is the financing activity. Financing means investment into the business. ठीक है. External finances taken by the business will be recorded in the financing activities. And we normally prepare the statement of cash flow for limited companies. So I have written the information or items related to limited companies. मैं फिर बता दूं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज नॉर्मली लिमिटेड कंपनीज बनाती हैं. तो यहाँ जितने भी आइटम मैंने प्रेजेंट किए हैं वो रिलेट्स किए हैं लिमिटेड कंपनीज से, यानी लिमिटेड कंपनीज के आइटम्स प्रेजेंट हैं इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में. बट मैं आपको इसका थोड़ा सोल ट्रेडर या यानी इन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूंगा. इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वी विल रिकॉर्ड द ओनर इन्वेस्टमेंट एंड borrowings, yani loans, non-current liabilities. Issuance of shares, if the company issued the share during the year, then receive the cash. Issuance of debentures are the loan certificates and loans. These are all three items will give you inflows of cash. Issuance of share, inflows of cash. Issuance of debenture, company issued debentures and get cash inflows, and taking bank loans or other loans will also provide inflow of cash. So these three items will provide you inflow of cash.
अब इशुएंस ऑफ शेयर्स को अगर हम सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इन तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर इनटू द बिजनेस विल गिव यू इनफ्लो ऑफ कैश। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स मींस रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, शेयर्स को वापस करना, एंड डिबेंचर्स को वापस करना, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रिडम्पशन मीन रीपेमेंट्स है, तो रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स दीज आर आउटफ्लोज ऑफ कैश। अगर आप लोन्स की रीपेमेंट्स करते हैं, डिबेंचर्स की रीपेमेंट कर देते हैं, शेयर्स को रीपे कर देते हैं, तो दीज आर आउटफ्लोज ऑफ कैश, तो इससे आउटफ्लो होगा। अब यहां मैं आपको यह भी बता दूं, द डिविडेंड पेमेंट्स विल आल्सो रिकॉर्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। द पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स विल आल्सो रिकॉर्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के वो जो शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड्स पे करेंगे वो भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे। So these are three headings used to record all items under the heading of statement of cash flow. Now I am going to discuss one by one in detail of these headings. Before discussing these three headings, I want to explain the preparation of statement of cash flow. Statement of cash flow is prepared under two methods. One is direct method. In direct method, uh, uh, we have all receipts and payments details clearly. So we record receipts and payments under the three headings: operating activities, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैं फिर बता रहा हूं कि इसमें डायरेक्ट मेथड में हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्लियरली डिफाइंड होती हैं कि हमने इतनी रिसीट्स की हैं इस आइटम के अगेंस्ट और इतनी पेमेंट्स की हैं इस आइटम, यानी एसेट्स के लिए हमने इतनी रिसीट्स की, लायबिलिटी के लिए हमने इतनी पेमेंट्स की, क्लियरली डिफाइंड होंगी, ठीक है। बट दिस इज नॉट यूज फॉर एग्जामिनेशन पर्पजेस, क्योंकि ये बहुत इजी होती है बनानी, तो इसलिए इसको नहीं एग्जाम में टेस्ट किया जाता। जो यूज की जाती है वो होती है इनडायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड की रिसीट्स और पेमेंट्स क्लियरली डिफाइंड होंगी, तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा? इनडायरेक्ट मेथड आई हैव एक्सप्लेन अर्ली इन दिस लेक्चर कि इसमें हम रिकॉर्ड हम जो इसमें यूज करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रॉफिट या लॉस यूज करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड देन रिकॉर्ड द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसेस एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस लेक्चर एट अर्ली स्टेज। मींस इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स और लायबिलिटीज जो है उससे हम फिर असेस करेंगे कि इधर वी रिसीव द कैश और पेड द कैश। अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए हैं तो दिस मींस वी पेड द कैश, और अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं तो दिस मींस कि वी डिड नॉट पे द कैश, वी गेट द कैश ड्यू टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। मतलब आपने लोन्स आपके इंक्रीज हो गए, मींस यू गेट द कैश। मतलब increase in liability will provide you inflow of cash and increase in assets will give you outflow of cash। दोबारा सुन लें कि एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, हमने बाय किए तो पे किया होगा, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, हमने लोन लिए हैं तो कैश इनफ्लो हुआ होगा। तो आप सिंपल याद रखें कि इनफ्लोज इंक्रीज इन एसेट्स will decrease outflow of cash will give you outflow of cash, and increase in liability will give you inflow of cash। And we also adjust profit before use for the recording of all other transaction. We will adjust the profit or loss for non-cash items like depreciation, profit or loss on disposals। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लेंगे उसको हम एडजस्ट करेंगे फॉर नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रीसिएशंस और एनी अदर नॉन कैश आइटम। आई विल डिस्कस लेटर इन दिस लेक्चर। जब मैं पूरा फॉर्मेट डिस्कस करूंगा तो वहां मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि वो आइटम कौन कौन से होंगे। नो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आई एम डिस्कसिंग, जो पहले मैं जो है ना सोली आई विल डिस्कस every heading separately and then prepare the develop the format of the statement of cash flow। operating activities I have told you in already कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम कौन से आइटम रिकॉर्ड करेंगे, मींस के we will record the cash inflows or outflows of
the items related to day-to-day business operations like sales and purchases, expenses, payments will record under the heading of operating activities. So to create the difference of direct method or explain the difference of direct method and indirect method, I will develop both operating activities items, or I will write the operating activities item under the both methods of direct methods and indirect method. First I am going to write the items under the direct method कि direct method में item किस तरह दिए होंगे. Cash flows from operating activities. First we give the heading, we will give the heading of cash flow from operating activities. Cash receipts from customers by selling of goods. This will give you positive cash balance. Then cash paid to suppliers due to purchases. This will be the outflow of cash. And cash paid to employees for the wages and salaries. This will also give you outflow of cash. And cash paid for expenses also recorded as outflow of cash. Finance cost means interest payments will also record as outflow of cash. And last is the tax paid payments will also record as outflow of cash. So under operating activities, there is a one inflow of cash, that is cash receipt from the customers, and other all five items are the outflow of cash: cash paid to supplier, cash paid to employees, cash paid for expenses, and cash paid for finance cost and tax. Under indirect method, cash flow from operating activities will include profit before interest and tax, or operating profit. This is called also operating profit. We will take profit before and interest and tax and then adjust the items for operating activities. First we will adjust non-cash item in the profit before interest and tax. I have told you depreciations or any other non-cash item, depreciation is non-cash item. If you remember the concept of depreciation, we just calculate the amount of depreciation, but uske liye we will never pay any amount or receive any amount. So this is the non-cash item. So we will adjust the depreciation. हमने प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड की यानी सब्ट्रैक्ट किया होता है एज अ एक्सपेंस, तो यहां हम उसको एडजस्ट करने के लिए रिवर्स कर देंगे, हम उसको वापस ऐड कर देंगे. वो लेटर आई विल डिस्कस इन दिस लेक्चर कि क्या हम करेंगे उनकी एडजस्टमेंट, कि एनीथिंग विच जो हमने पहले एक्सपेंस की फॉर्म में रिकॉर्ड की हुई है या पेमेंट्स की फॉर्म में रिकॉर्ड की हुई है नॉन कैश आइटम को, तो हम उसको रिवर्स कर देंगे. मींस इफ वी सब्ट्रैक्टेड एज एन एक्सपेंस देन वी विल add back to the profit, or if we added in the profit early then we will subtract from the profit here. यानी अगर हमने पहले ऐड किया हुआ तो यहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर पहले सब्ट्रैक्ट किया हुआ तो यहां ऐड कर देंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन में. तो वो अभी आपको समझ आ जाएगी आगे चल के. एडजस्ट फर्स्ट एडजस्ट द नॉन कैश आइटम्स, देन record changes in working capital means increase or decrease in current assets and current liabilities. ठीक है, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. बट रिमेंबर वन थिंग, यहां आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कैश एंड बैंक को नहीं कंसीडर करेंगे करंट एसेट्स में, बाकी सारे करंट एसेट्स लेंगे और करंट लायबिलिटीज लेंगे. तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड हेयर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज. we will have opening balances and closing balances of all items. Then तो हमारे लिए बहुत it will be easy to calculate the increase or decrease of these items by subtracting opening balance from the closing balance. अगर तो उससे हम चेक कर लेंगे कि increase हो रहा है कि decrease हो रहा है. Then subtract the finance cost means interest cost, interest paid, and then tax paid under the heading of cash flow from operating activities. This is the comparison of direct method and indirect method. In other activities means in investing activities and in financing activities, I will write the item in normal way. I will not differentiate between direct method and indirect methods because we
normally prepare the statement of cash flows under the indirect method. So we आप उसको ये समझ लीजिएगा कि जहां पे भी हमने receipts कैलकुलेट करनी है या पेमेंट्स कैलकुलेट करनी है, we will find out the difference of opening and closing balances, और वो हमें receipts या पेमेंट बता देंगे under of that item. Now, investing activities. Investing activities are the acquisition and disposal of non-current assets and other investments. I have told you early in this lecture कि investing activities में हम disposals या purchases of non-current assets और sales of non-current assets और investments record करेंगे, ठीक है? Acquisition and disposals. Acquisition means purchases. Purchases and sales or disposal means sales of non-current assets and other investments will be recorded under the heading of investing activities. Include cash paid to buy non-current assets, cash paid to buy investments एंड इंटेंजिबल एसेट्स. कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट बाय की है, मतलब किसी और बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपने कैश पे किया होगा, उसके शेयर्स बाय किए हैं तो आपने उसके लिए कैश पे किया होगा, तो ये कैश पेमेंट टू बाय इन्वेस्टमेंट है. और इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, रॉयल्टीज, यू बॉट द पेटेंट्स और रॉयल्टीज एंड पेड कैश, तो उसके लिए भी आपने कैश पे किया होगा. तो ये पेटेंट एंड रॉयल्टीज जो है आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और you did not have the concept of intangible assets, then go to my definition lecture, and in that lecture I have explained in details what are the intangible and tangible assets. Cash received from sales of non-current assets and cash received from sales of investments. अगर हमने इन्वेस्टमेंट सेल की है या इंटेंजिबल एसेट सेल किए हैं, पेटेंट्स और रॉयल्टीज हम भी तो सेल कर सकते हैं ना, तो हम अगर सेल करेंगे तो उससे जो हमें कैश रिसीव होगा, दिस विल आल्सो रिकॉर्डेड हेयर अंडर द हेडिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. यहां मैं आपको बताऊं कि हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ कैश पेड टू बाय नॉन करंट एसेट्स. देयर मे बी क्लियरली स्टेटेड इन द क्वेश्चन, और फिर आपको वही आपको चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नॉन करंट एसेट एंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नॉन करंट एसेट्स, एंड द डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड एज परचेजेस और sales. If the increase in non-current assets, then there should be few purchases of non-current assets during the year, and that will be recorded as cash paid to buy non-current assets. And similarly हम बाकी सब पे भी अप्लाई कर देंगे, बट ये आगे चल के अभी और डिटेल में फिर डिस्कस होंगी ये चीजें, लेटर आई विल ये डिस्कस हो जाएंगी. देन लास्ट आइटम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम्स like interest received or dividend received. अगर business gave loan to other businesses, then business will receive interest on those loans, ठीक है? और business bought shares of any other business, then business will receive dividend on its investment. So these are investment incomes will be recorded as cash received, ठीक है? और cash receipts during the year अंडर द हेडिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम पे जो आपको चीजें मिलेंगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, तो दैट विल आल्सो रिकॉर्डेड इन अंडर द हेडिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज are activities that results in changes in the size and composition of the contributed equity and the borrowing of the business. यानी मैंने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, बट अगेन मैं बता देता हूं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वी विल रिकॉर्ड द चेंजेस इन इक्विटी यानी ओनर इन्वेस्टमेंट्स एंड borrowings, non-current liabilities. We will record the changes in equity and non-current liabilities अंडर द हेडिंग ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की हेडिंग में हम वो आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे कि जो इक्विटी को चेंज कर रहे हैं या आपके नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लोन्स वगैरह को चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे? दीज इंक्लूडेड कैश रिसीव्ड बाय इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स, कैश रिसीव्ड बाय इशुएंस, cash received by issuance of new shares, cash received by issuing of debentures, cash received from loans,
you get you received cash by taking bank loans. Cash paid for redemption of shares means that a company buy back its shares and pay cash to the shareholders, or company redeem the debentures means कि repay the amount received against the debentures. तो these are payments कि कंपनी ने शेयर्स वापस किए हैं या डिबेंचर वापस किए हैं, तो ये पेमेंट्स कंपनी ने की होंगी. And the last one is cash paid for repayment of loans. Okay, company paid pay back the loans, repay back the loans, और उसके लिए भी आपने cash pay किया होगा. तो these are the transactions which will be recorded under the heading of financing activities. I am repeating these transactions: cash received by issuance of shares, cash received by issuing of debentures, and cash received from loans, and cash paid for redemption of shares and debentures, and cash paid for repayment of loans. These items will be recorded under the financing activities. And one more item will also record under the heading of financing activities is the dividend payments. Cash paid for dividends will also be recorded under the heading of financing activities. Name of the business. I am moving to the format of the statement of cash flows. First, we write the name of the business on the top of the statement, and then write the heading statement of cash flows for the year ended, and in this blank space we will write the year ending date. For example, 31st December 2020, 31st December 2019, or 30th June 2019 or 2020, जो भी उसकी year ending date होगी, that will be recorded in this blank space. We will prepare the cash flow statement in two column format. Two columns used to record the amount. In first column we will place all items and then get the total and move to the second column. First, I am going to write the items of the operating activities, and operating activities will start from operating profit, profit before interest and tax. We will write operating profit first in under the heading of operating activities in first column, and then adjust the non-cash items, means depreciation of non-current assets will be added back to the profit, because I have subtracted depreciation in income statement as an expense, and now we are readjusting these items and reversing the treatment of non-cash items into the profit, ताकि हमें actual cash मिल सके, cash movement, because we need actual cash movement. So we will reverse the non-cash items in operating profit first, कि हम उनका जो ट्रीटमेंट हो चुका है हम उसको रिवर्स करेंगे नॉन कैश आइटम्स को, ताकि हमें वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्चुअल कैश मूवमेंट. हम एक्चुअल कैश मूवमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम नॉन कैश आइटम्स को रिवर्स करते जाएंगे. इन नॉर्मल वे वी रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन इन इनकम स्टेटमेंट as an expense and subtracted from the gross profit to calculate operating profit. ठीक है, या profit before interest and tax. If you have any confusion about profit before interest and tax, then watch my lecture related to limited companies financial statements. बट यहाँ आपको इतना याद रखना है कि आपने एक्सपेंसेस के बाद जो प्रॉफिट, जिसको कभी आप नेट प्रॉफिट भी कहते थे, ठीक है, you may record as a net profit or profit for the year, but यहाँ पे profit before interest मतलब before subtracting finance cost and tax, ठीक है, तो that will be used as a profit, operating profit. So add back the depreciation because it is non-cash item and previously subtracted in income statement. So हम इसको reverse कर रहे हैं क्योंकि हमें cash movements चाहिए. Amortization cost of intangible non-current asset. These are also the form of depreciation of intangible non-current assets. Intangible non-current assets को जो depreciate करते हैं उसे हम amortization कहते हैं. तो अगर हमने इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स पर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड की हुई है, तो हम उसको भी रिवर्स कर देंगे कि वो प्रीवियसली सब्ट्रैक्टेड, अब हम उसको वापस ऐड बैक कर देंगे ताकि उसके इफेक्ट को हम रिमूव कर दें. हमें एक्चुअल कैश मूवमेंट्स चाहिए. Loss on disposal of non-current assets. If we already recorded loss on disposal of non-current asset, loss or profit is also non-cash items in case of disposals, because these amounts are calculated figures by us
ये हमने कैलकुलेट किए हैं, एक्चुअली ये हमें कोई कैश इनके अगेंस्ट रिसीव नहीं हुआ, तो हम इनको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि जो हमें एक्चुअल कैश रिसीव हुआ है बाय सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे. The cash received by the selling of non-current asset will be recorded under the heading of investing activities. So, profit or loss on disposal which are previously recorded in the income statement will be reversed here under the heading of operating activities के यहाँ हम उसको reverse कर देंगे. ठीक है. लॉस ऑन डिस्पोजल वी ऑलरेडी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस. सो जितने भी हम नॉन कैश एक्सपेंसेस प्रीवियसली रिकॉर्ड कर चुके हैं इनकम स्टेटमेंट में, हम उनको वापस ऐड कर देंगे ताकि उनके इफेक्ट रिमूव हो जाए प्रॉफिट में से. तो लॉस हम कर देंगे माइनस, एंड प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट. लेस प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, ठीक है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आई डिड नॉट प्लेस ब्रैकेट ऑन द this figure, but here I have stated the word less कि we should subtract profit on disposal here, क्योंकि profit on disposal हम profit calculation में add करते हैं as an other income, तो here we will subtract this amount. ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने लॉस को ट्रीट किया कि दीज आर नॉन कैश आइटम, वी विल रिवर्स देम. और जो हमें फिर बता रहा हूं कि द कैश रिसीव्ड बाय द सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेडिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो वहां रिकॉर्ड हो जाएगा. बट प्रॉफिट और लॉस जो हमने कैलकुलेट करके यहाँ इनकम या एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया हुआ उनको रिवर्स कर दें रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स. तो ये एडजस्टमेंट होगी. दीज आर द एडजस्टमेंट ऑफ द नॉन कैश एक्सपेंसेस. And the last adjustment, this is the not this adjustment is not the non-cash adjustment. This is just general adjustment because income received from investment will not recorded under the heading of operating activities. So हम इसको भी प्रॉफिट में से रिवर्स कर देंगे. और मैं आपको बता दूं, ये अभी आप आगे चल के देखेंगे भी, you will see in when I will record the investing activities, the income received on investment will be recorded there. So यहाँ other income में क्योंकि any interest received, any dividend received by the business will be recorded as other income in the income statement. So I am going to reverse that amount क्योंकि हम इसको इसकी proper position पे place करना चाहते हैं. तो यहाँ हम profit में क्योंकि already these are other incomes added to the profit as other income, so I am subtracting this amount from the operating profit. So these are adjustment made in operating profit before recording the working capital. I hope कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने इन आइटम्स को रिवर्स करना है. डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस था, ऐड हो गया. अमोर्टाइजेशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, ऐड हो गई. लॉस ऑन डिस्पोजल नॉन कैश एक्सपेंस, ऐड हो गया. प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल नॉन कैश इनकम, ऐड हो गई. ठीक है, जो रिसीट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स will be recorded under the investing activities, तो यहाँ नहीं आएंगी. Similarly, income on investment was previously recorded in income statement as an other income, but here we will subtract from operating profit because income on investment will be recorded, ये should be recorded under the heading of investing activities in the statement of cash flows. तो यहाँ income on investment माइनस करना या subtract करना, the reason behind this is to move this item in its relevant heading. यानी इस आइटम को यहां से हटा के हम इसकी रेलिवेंट हेडिंग में मूव कर रहे हैं. ऑलरेडी ये प्रॉफिट में ऐड थी तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ आफ्टर दैट वी विल रिकॉर्ड द इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. वी विल रिकॉर्ड इंक्रीज in inventory or decrease in inventory. If there is an increase in inventory, opening balance is lesser than the closing balance, so there is increase in inventory. This means that we bought inventory and paid cash, so we will take it as a negative value. ठीक है, तो यहां से ऑनवर्ड जितना डिक्रीज जिनमें आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, आई विल टेक इट एज अ नेगेटिव वैल्यू. तो इंक्रीज इन इन्वेंटोरी विल बी टेकन एज अ नेगेटिव वैल्यू एंड डिक्रीज इन इन्वेंटोरी विल गिव यू इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेलिंग. बिकॉज इन्वेंटोरी डिक्रीज होने की वजह ये है कि आपकी इन्वेंटोरी सेल हो गई जिससे आपको इनफ्लो हुआ. तो डिक्रीज इन इन्वेंटोरी विल गिव यू इनफ्लो ऑफ कैश. तो यहीं से आप अंडरस्टैंड कर लो, आपको बाकियों पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इंक्रीज इन एसेट्स will give you outflow of cash and decrease in assets will give you inflow of cash. ठीक है, तो आप यानी डिक्रीज इन एसेट्स होगा तो इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा और इंक्रीज इन एसेट्स
will give you outflow of cash. Increase or decrease in trade receivables. If there is decrease in trade receivables, means trade receivables paid its liabilities, matlab business received cash from trade receivables, that's why trade receivables are decreased. So this will give you inflow of cash. And outflow increase in trade receivables means ke trade receivables did not give you cash, balki you sell the goods to the trade receivables more and did not receive the cash, so this will be recorded as a outflow of cash. Okay, your cash is uh, was होल्ड बाय द ट्रेड रिसीवेबल्स। तो उनके पास आपका कैश पड़ा हुआ, आपके पास नहीं आया, तो इसको हम इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो आपका कैश आउटफ्लो होल्डिंग की वजह से या आउटफ्लो हुआ है, तो वो हम उसको नेगेटिव लेंगे। एंड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल गिव यू इनफ्लो ऑफ कैश। फिर बता दूं कि ट्रेड रिसीवेबल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो दिस मींस आपका कैश आपके बिजनेस से बाहर होल्ड हो रहा है, आउट ऑफ द बिजनेस, कैश इज होल्डिंग बाय समवन आउट आउट ऑफ द बिजनेस, तो वो उसे हम आउटफ्लो ऑफ कैश कंसीडर करेंगे, तो वो उसको नेगेटिव लेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल को, आउटफ्लो होल्डिंग ऑफ कैश। और डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल मींस के ट्रेड रिसीवेबल्स यू रिसीव द कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, सो इन टेक इट एज इनफ्लो ऑफ कैश। Increase or decrease in other receivables, same concept as trade receivables. Increase will be recorded as a negative balance and decrease will be recorded as a inflow of cash. Increase and increase or decrease in investment. Increase and decrease in other receivables are recorded similarly as trade receivables. Increase will be negative, recorded as outflow of cash, and decrease in other receivable will be recorded as inflow of cash. Increase or decrease in inventory, this is the duplication of transaction which is previously recorded. I have explained it. Increase and decrease in inventory. Decrease and increase in trade payables. Decrease and increase in trade payables. So this will be recorded as opposite as assets. If decrease in trade payables, this means that we paid cash to the trade payables. This will be recorded as outflow of cash. And increase in trade payables means that we hold cash of trade payables. We did not pay the cash to the trade payables, so this will be recorded as inflow of cash, means you received the cash. So आप इसको सिंपल याद रखें कि अगर हमने पेएबल्स को पे कर दिया तो वो डिक्रीज हो गए तो आउटफ्लो ऑफ कैश है, और अगर नहीं पे किया तो मतलब आपके पास अगर लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, आपकी ट्रेड पेएबल्स बढ़ रहे हैं, तो हम इसको क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है तो हम इसको इंक्रीज इन कैश के तौर पे कंसीडर करते हैं कि हमने उनसे कैश रिसीव किया है। इंक्रीज इन लायबिलिटी की वजह से हम उसे करते हैं। उसकी रीजन बेटा ये है बिकॉज कि हम इन्वेंटरीज को अलग से रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो इन्वेंटरीज का जो इंक्रीज है वहां हम इसकी पेमेंट को रिकॉर्ड कर चुके हैं। इंक्रीज इन इन्वेंटरी वाज रिकॉर्डेड एज अ पेमेंट ऑफ कैश, तो उसके साथ जो ट्रेड पेएबल का इफेक्ट है तो ये इंटर रिलेट करता है, तो हम इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स को पॉजिटिव लेंगे कि हमने इनकी कैश पेमेंट्स नहीं की, ये हमारा कैश हमारे पास है, तो ये हमारा इनफ्लोज के तौर पे कंसीडर हो जाएगा। और डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल विल बी रिकॉर्डेड एज आउटफ्लो ऑफ कैश। ये आप इन्वेंटरी के साथ रिलेट हो रहा है, इस वजह से ये यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है। तो इनको समझने का आपको सिंपल कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड और अप्लाई और रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस। इंक्रीज इन एसेट्स विल गिव यू आउटफ्लो ऑफ कैश and record as a outflow of cash, and increase in liability will give you inflow of cash। ठीक है, तो inflow of cash will be recorded as positive amount and vice versa, यानी उनका जो चेंज होगा वो डिक्रीज उसके अपोजिट होगा। Decrease and decrease in other payables means outflow of cash will be recorded as a negative, and increase in other payable will be recorded as a inflow of cash, will be recorded as a positive।
And second last item will be recorded under the heading of operating activity is the finance cost paid, means interest paid, and last one is the taxation paid. After recording the taxation paid, the actual tax paid, we will get the total, which will be recorded as a net cash flow from operating activities, and this total may be positive or negative because we have transactions with positive and negative values, means inflows and outflows of cash. तो इसका जो the answer of the net cash flow from operating activities may be net outflows or net inflows. Positive balance will be the net inflows or negative value will be the net outflows. मतलब आपके outflows are greater than the inflows, that will give you negative balance. Or if inflows are greater than the outflows, then that will give you the positive balance. These are the items under the heading of operating activities. Move to the investing activities. Under the heading of investing activities, we will record the, I have told you, we will record the receipts, outflows, yeah, inflows of cash and due to sales or purchases of non-current assets. Purchases of non-current assets or increase in non-current assets will be recorded as an outflow of cash. Purchases of investments is the outflow of cash. We bought non-current asset investment is the outflow of cash. Then purchases of intangible assets will be recorded as outflow of cash, and sales of non-current assets will be recorded as an inflow of cash. Sales of investments and sales of intangible assets will also recorded as an inflow of cash, and income from investment, matlab interest received or dividend received, will be recorded as an inflow of cash under the heading of investing activities. And then make the total net cash flow from investing activities. That may be same, positive or negative. If outflows are greater than the inflows, then that will give you negative balance and vice versa. And I want to explain one thing here. The purchases of non-current assets under indirect method may not clearly defined, and sales of non-current assets or profit or loss on disposal may not clearly defined in the question. तो उसके लिए जो workings required होंगी, I will explain at the end of the lecture कि what workings we may use to calculate purchases or sales of non-current assets or profit or loss on disposals or depreciations, etc. After that, we will record the financing activities. New issuance of shares will give you the inflow of cash recorded as a positive amount. Share premium received by the new issuance of shares will also give the inflow of cash, क्योंकि आपने shares issue किए हैं और उससे आपको cash receive हुआ होगा. प्रीमियम आपने दिया, मतलब एक्सपेंसिव बेचे हैं अपने शेयर्स नॉर्मल प्राइस से, तो आपको एक्स्ट्रा जो अर्निंग हुई है वो शेयर प्रीमियम के तौर पे आपका इनफ्लोज आ जाएंगे. Similarly, issuance of debentures or taking bank loans will also record as inflow of cash. एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स को रीपे कर दिया या डिबेंचर्स को रीपे कर दिया, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ outflow of cash, and repayment of loans will also recorded as outflow of cash. And the last item is the dividend payments will also recorded here as a outflow of cash under the financing activities, and then make the total that will give you the net cash flows from operating activities. उसके बाद after that we will make the total of operating activities, investing activities and financing activities values, and that will give you increase or decrease in cash and cash equivalents. अगर positive answer, if we obtain the positive figure, that is the increase in the cash and cash equivalent, and if we get the negative figure, that will be the decrease in the cash एंड कैश इक्विवेलेंट. और रीजन वही है कि हमने आउटफ्लोज को नेगेटिव रिकॉर्ड किया हुआ है और इनफ्लोज को पॉजिटिव. तो अगर आउटफ्लोज ज्यादा होंगे तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा, तो वो नेगेटिव फिगर आएगी, और अगर हमारे इनफ्लोज ज्यादा होंगे तो उसको हमने पॉजिटिव रिकॉर्ड किया हुआ, दैट विल गिव यू
we recorded already inflows as a positive values, तो वो that will give you inflow increase in the cash and cash equivalents. After that we will add opening cash and cash equivalent, मतलब opening balance of cash and bank, that may be positive or negative because bank may be overdrawn. तो overdrawn bank is the negative balance. तो opening cash and bank balance will be added to the increase or decrease value. ठीक है, और वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो फिगर्स होंगी वो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएंगी, एंड देन गेट द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस एट दैट इज एग्जैक्टली सेम विच इज प्रोवाइडेड इन द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी शोन इन द करंट लाइबिलिटी। तो जो आपकी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, तो उनसे ये मैच हो रहा होगा आपका क्लोजिंग कैश। अगर तो ये मैच हो रहा है, दिस मीन्स कि यू हैव प्रिपेयर्ड करेक्टली द होल कैश फ्लो स्टेटमेंट। नो, जल्दी से आप वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग की तरफ आ जाते हैं, वर्किंग देख लेते हैं। The first working is the calculation of operating profit. There may not provide operating profit in the question, so there may be available retained profit or in the statement of financial, which is recorded in the statement of financial position. Then we will get the closing balance or current year value of retained profit from the statement of financial position under the heading of share capital and reserves. We will take the value of retained earnings from the SOFP of the closing date, and then subtract last year retained earnings from this value, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हम ओपनिंग वैल्यू ले लेंगे, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करंट ईयर रिटेन्ड अर्निंग माइनस ओपनिंग ईयर रिटेन्ड अर्निंग, ये उसमें डिफरेंस आ जाएगा, एंड देन add back the dividend paid during the year, because for the calculation of retained earning we subtract the dividend paid during the year, but here we are going back to the operating profit. So हमने जो ट्रीट किए हैं हम उनको रिवर्स करते जाएंगे. Dividend paid during the year will be added back and transferred to general reserves previously subtracted in the normal way of income statement and statement of changes in equity, and हम वापस ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, तो हम इनको रिवर्स करते जा रहे हैं, वापस ऐड बैक करते जा रहे हैं. तो आफ्टर दूसरा एडिंग बैक द डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, दैट विल गिव यू द profit after tax and finance cost, and then add back the taxation of current year tax will be added back, and current year finance cost will also added back to the this figure, and this will give you the operating profit or profit before interest and tax. अगर आपको इसमें कोई confusion है तो you check the format of income statement of under the income statement of limited companies, तो उसमें हम ये चीजें subtract कर चुके होते हैं. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास ये वैल्यू आती है. मतलब अगर इसको मैं करूं तो इसको रिवर्स करके आप देखें कि इनकम स्टेटमेंट इन द नॉर्मल फॉर्म जब हम कंपनीज में बनाते हैं तो उसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से पहले फाइनेंस कॉस्ट, वी सब्ट्रैक्ट द फाइनेंस कॉस्ट, देन सब्ट्रैक्ट द टैक्स टू गेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड फाइनेंस कॉस्ट, देन वी विल सब्ट्रैक्ट द ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स एंड डिविडेंड पेमेंट्स, एंड then add the opening retained earnings into the current year profit figure. तो फिर आपके पास ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग आती है, मतलब ये ऐड हुई थी और ये चीजें सब्ट्रैक्ट हुई थी. तो अब हम रिवर्स जा रहे हैं, तो हम इनको रिवर्स कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हुई है उनको ऐड कर देंगे और जो ऐड हुई थी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है इसमें तो यू कैन चेक द my lecture related to statement of changes in equity and limited companies financial statements. तो वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा. तो ये हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. एंड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स बॉट, हम नॉन करंट एसेट अकाउंट बनाएंगे, जैसा कि ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है. ओपनिंग बैलेंस पुट करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू नहीं होगी एडिशनल परचेजेस. ठीक है, हमारे पास डिस्पोजल कॉस्ट प्रोवाइडेड होगी, हमें बाकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो हम कोई भी अननोन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. वी प्लेस ओपनिंग बैलेंस हेयर, डिस्पोजल कॉस्ट हेयर,
balance CF here, and then we make the total of credit side and then subtract the debit side. The difference will be the purchases of non-current assets additions, और difference आपका इस side पे आएगा, will be on the debit side, and this is the purchases of non-current assets. Similarly, अगर हम डेप्रिसिएशन की तरफ आए तो मूव टू द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू कैलकुलेट द करंट ईयर डेप्रिसिएशन. वी विल प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. वी विल रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम द ओपनिंग SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंड disposal depreciation will be provided in the other information, and closing balances will get from the closing statement of financial position. ये मैं आपको बता दूं, ओपनिंग बैलेंसेस आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिल जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, और रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस आपको अदर इंफॉर्मेशन में अवेलेबल होंगी. तो हम ओपनिंग बैलेंस प्लेस कर देंगे, देन वी विल प्लेस द ओपनिंग बैलेंस, देन प्लेस द क्लोजिंग बैलेंस एंड डिस्पोजल total depreciation here, and then make the total of debit side and subtract the credit side and find out this difference, and this is current year depreciation. और sometime ऐसा भी हो सकता है बेटा कि इसके अलावा आपको मतलब ये 4 items are recorded in this account, तो इसमें से कोई से 3 items will be given और आपको 4th find out करना हो सकता है. Similarly in non current assets, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, but I prefer to use the formula for purchases of non-current assets. Closing balances plus disposal cost minus opening balances of non-current asset. Closing balances plus disposal cost, जब हम ये दो ऐड करेंगे after addition of these two items, these are the maximum value of asset during the year. ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसेस में और डिस्पोजल वाले तो सब्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं ना, तो बट हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस एट द डिस्पोजल कॉस्ट, दिस विल गिव यू द टोटल एसेट्स वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, एंड माइनस ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, द वैल्यू ऑफ एसेट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू विल द रिमेनिंग वैल्यू जो भी आपकी जो बाकी बैलेंस बचेगा, दैट विल बी द purchases value of non-current assets during the year. यानी क्लोजिंग बैलेंसेस प्लस डिस्पोजल कॉस्ट ऐड करने से टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स आ गई ड्यूरिंग द ईयर जो हमारे पास अवेलेबल थे, मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ एसेट ड्यूरिंग द ईयर, और उसमें से आफ्टर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट द ओपनिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स, एंड दैट विल गिव यू द परचेजेस कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर के ड्यूरिंग द ईयर आपने जो बॉट किए हैं. इसी तरह डेप्रीसिएशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ करंट ईयर. Similarly, closing balance of the provision for depreciation plus disposal total depreciation, the asset disposed of during the year, उससे जो related depreciation है दोनों को add करेंगे, closing balances और current year disposal assets depreciation add करेंगे, ठीक है, and subtract the opening balance of provision for depreciation, and that will give you the depreciation of non-current assets. For, use this formula, ये आपके लिए ज़्यादा easy होगा as compared to ledger accounts, but जो आपको easy लगे you can use anyway, or prepare the ledger accounts or using the formula to calculate the values. Disposal account भी आपको you may need to prepare the disposal account to calculate the profit or loss on disposal. Cost of asset would should be placed on the debit side of the disposal account. Total depreciation of disposed asset on the credit side. ठीक है, and cash received, bank cash or bank received will be placed on the credit side. The difference may come on the credit side balancing figure. If the difference is on credit side, that is the loss on disposal. This is the loss on disposal. अगर difference credit side पे आ गया और अगर difference debit side पे आ गया तो that is the profit on disposal. But इन दोनों में से कोई एक exist करेगा. One of these two items will exist, either loss on disposal or profit on disposal. On debit side is the profit on disposal, and on credit side is the loss on disposal. I have explained in details how this difference is recorded as a loss on disposal, and this difference is recorded as a profit on disposal in my non-current assets lecture. I hope you understand the whole concept which I have explained related to the statement of
statement of cash flows. I will inshallah do a example question in my next lecture related to the statement of cash flows. If there is any confusion related to this topic, you can ask question through on my WhatsApp number, or in even in comment box, or on my Facebook ID or my Instagram. You can use my Instagram ID to ask your questions. I will respond to you as I get the question. This is the total lecture related to the statement of cash flows. At the end, uh, I want to give you another formula to calculate profit or loss on disposal in the easiest way. The profit or loss on disposal, agar positive, if the answer is positive of this formula, then profit. Answer is negative of this formula, then loss. Sold value minus net book value of that asset. ठीक है, सोल्ड वैल्यू में से आप नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट माइनस करेंगे. अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तो प्रॉफिट, और नेगेटिव आंसर आ गया तो लॉस. इसमें भी देखें तो इसमें भी आप यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. तो दिस इज द होल लेक्चर रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. टिल द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.